हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आईएएस शॉर्ट में। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 21 सितंबर। 21 सितंबर की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उन सभी को आज एनालाइज करेंगे। साथ में 20 सितंबर की भी जो न्यूज़ थी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई उसे भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के इस एनालिसिस की। पहले तो आप ये देखो, ये आपका आज का क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन से रिलेटेड है ये, ठीक है, क्रिप्स मिशन से रिलेटेड है और ये हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट से बिलोंग करता है। यूपीएससी 2022 के प्रीलिम्स के पेपर में आ चुका है सिविल सर्विसेज एग्जाम में। ओके, तो इसको जरा अटेम्प्ट करो और इसका आंसर आप मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन। ओके, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर बताना। आगे बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझसे आप इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे हम आई शॉर्ट के हिसाब से नाम से मिलेंगे। मेल कर सकते हो अपनी सारी क्वेरीज को। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना फॉर द पीडीएफ थिंग। एंड आगे बात कर लेते हैं आज के टॉपिक्स की। पहला टॉपिक है हमारा, नो स्पॉटेड डियर ब्रॉट टू कूनो एज प्रे फॉर चीताज। तो देखो, बहुत बड़ा सा मुद्दा बन गया है। आप देखोगे ट्विटर वगैरह सब जगह ट्रेंड कर रहा था बिश्नोई समाज। ठीक है क्या पूरा मुद्दा? देखो, आप सभी को पता है कि हमारे देश में, इंडिया में जो चीताज थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, 1952 में एक्सटिंक्ट इसको करार कर दिया गया था चीता को। और हमारे पास मतलब दो तरह के चीताज होते हैं, एक होते हैं एशियाटिक चीताज और एक होते हैं अफ्रीकन चीताज। तो एशियाटिक चीताज जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। इंडिया से तो एक्सटिंक्ट ही हो चुके हैं और हमने कोशिश करी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो एशियाटिक चीताज हैं वो सिर्फ ईरान में मिलते हैं। तो हमने ईरान को बोला कि आप दोगे क्या हमें ये जो चीताज हैं, कुछ चीताज हमको दे दो, हम भी अपने देश में इसकी पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ईरान ने मना कर दिया। तो फिर हमने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम अफ्रीका से ले लेते हैं। तो हमने कुछ अफ्रीकन चीताज को हमारे देश में हम लेकर आए हैं, स्पेशली नामीबिया से इसको लाए हैं और हमने इसको रीलोकेट किया है, रिहेबिलिटेट किया है। इसको कहाँ पे? ये हमने किया है कूनो पालपुर सैंक्चुरी, कूनो पालपुर नेशनल पार्क में। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, श्योपुर रीजन के पास में है। तो कूनो पालपुर नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में सीधा कि कूनो पालपुर नेशनल पार्क कहाँ है, और इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कूनो नेशनल पार्क जो है, कूनो पालपुर नेशनल पार्क में ये चीताज को लाया गया। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि ये जो चीताज है, क्योंकि ये नामीबिया से आए हैं, अफ्रीकन चीताज हैं, तो हमें इनका सर्वाइवल जो है स्टार्टिंग के कुछ दिनों के लिए, जब तक इनको यहाँ की हैबिट हो तब तक के लिए इनका सर्वाइवल थोड़ा सा हमें इसमें मदद करनी चाहिए अपने आगे से। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि इनके आगे चीतल्स को हमको दे देना चाहिए, लाइक चीतल्स की अवेलेबिलिटी यहाँ रखनी चाहिए कि ये जो आए हैं, चीता आए हैं, चीता अगर प्रे करना चाहें तो उनके पास कुछ हो तो सही शिकार। और शिकार कौन होंगे? चीतल होंगे। ठीक है, चीतल। ये चीतल क्या है? ये स्पॉटेड डियर्स हैं। ठीक है, स्पॉटेड डियर्स, ये देख रहे हो ये पिक्चर, इस तरह के व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स होते हैं इनकी बॉडी पे, इसीलिए इनको स्पॉटेड डियर्स कहा जाता है। ओके, तो ये स्पॉटेड डियर्स के बारे में गवर्नमेंट ने बोला कि कोई टेंशन की बात नहीं, स्पॉटेड डियर्स विल बिकम द प्रे ऑफ दीज नामीबियन चीताज। ओके, अब देखो, ये जो नामीबियन चीताज हमने लेकर आए ना, हम इम्पोर्ट करें हमने, इस पे ऑलरेडी बहुत बवाल चल रहा है। बवाल, एक तरफ का बवाल तो ये है कि कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये बिल्कुल ही गलत डिसीजन था। क्यों गलत डिसीजन है? क्योंकि हमारी जो नेटिव बायोडाइवर्सिटी है, हम उसको तो संभाल नहीं पा रहे, उस पर तो ध्यान दे नहीं रहे हैं, उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। वो धीरे धीरे क्रिटिकली एंडेंजर्ड होती जा रही है और हम नए चीजें और कर रहे हैं, नए दूसरे जगह से हम लेकर आ रहे हैं एनिमल्स को हमारे देश में। तो हमारे देश के जो लायंस हैं, हमारे देश में लिपर्ड्स हैं, ये क्या कम यहाँ पे एंडेंजर्ड है? क्या इनके ऊपर थ्रेट्स कम है? हमें इनके लिए इनिशिएटिव उठाना चाहिए कि हम चीता लेकर आए बाहर से। तो एक जो सेक्शन है सोसाइटी को वो ये कहता है। दूसरा सेक्शन ये भी कहता है कि ये जो चीतल, आपने इनकी प्रे की बात करी ना कि इनका शिकार क्या होगा, इनका शिकार स्पॉटेड डियर या चीतल होंगे। ठीक है, ये कहा गया गवर्नमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइड से। तो यहाँ पे भड़क गया बिश्नोई समाज। ठीक है, ये बिश्नोई समाज जो है मेनली राजस्थान से बिलोंग करता है, बिश्नोई समाज। और ये बिश्नोई समाज जो है, इनकी एक खासियत ये है कि ये स्पॉटेड डियर्स को पूजते हैं। इनके हिसाब से ये एक सैक्रेड एनिमल है और इनके रिलीजन वगैरह में, इनके फेथ वगैरह में इसका बहुत ज्यादा महत्व है, चीतल का, स्पॉटेड डियर का। ये इसको एक भगवान, एक देवता की तरह पूजते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक एक रूमर सा ऐसा चल गया, या मान लो ऐसी न्यूज से चल गई कि यहाँ पे राजस्थान से स्पॉटेड डियर्स लाए जाएंगे और जो यहाँ नामीबिया के चीताज हम लेकर आए हैं, तो ये जो नामीबियन चीताज हैं, इनके आगे ये एक न्यूज उठ गई थी कि इनके आगे हमने इन स्पॉटेड डियर्स को एज ए शिकार, एज ए प्रे
पेश कर दिया है, ठीक है, परोस दिया है। तो इसके ऊपर ये बिश्नोई समाज ने बहुत ज्यादा बवाल मचा दिया कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बिश्नोई समाज के जो बड़े लीडर्स हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर तक को चिट्ठी लिख दी इस पे नाराजगी जताते हुए। तो अभी मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये क्लियर किया है कि ऐसा नहीं है कि हमने आपके यहाँ से राजस्थान से चीतल्स मंगाए हैं इन चीता को परोसने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जो कूनो पालपुर नेशनल पार्क है इसमें ऑलरेडी 20,000 चीतल यानी कि 20,000 स्पॉटेड डियर ऑलरेडी अवेलेबल हैं और हमारे आसपास का जो एरिया है वहां पे भी ये जो चीतल है काफी अवेलेबल है। इनफैक्ट मध्य प्रदेश में खुद में कई सारी ऐसी सैंक्चुरीज और ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जहां पे ये चीतल्स की पॉपुलेशन सरप्लस में ही है। तो हमारे यहाँ पे कोई स्कासिटी नहीं है जो हम राजस्थान से मंगाए। पहली चीज इन्होंने ये क्लियर की। दूसरी चीज इन्होंने बोला कि राजस्थान से जो डियर्स को हम लेकर आ रहे थे मध्य प्रदेश में वो इसीलिए ला रहे थे क्योंकि राजस्थान में जो चीतल हैं या जो स्पॉटेड डियर्स हैं उनको यहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था, प्रॉपर यहाँ पे जगह नहीं मिल रही थी, उनको फूड और वाटर की किल्लत थी, एक्सेस नहीं हो पा रहा था। इसीलिए उनका सर्वाइवल थोड़ा सा इजी करने के लिए हम सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, नौरा देही फॉरेस्ट नेशनल पार्क और नौरा देही फॉरेस्ट और कूनो नेशनल पार्क में जो है कान्हा नेशनल पार्क में इन सब एरियाज में लेकर आए हैं। तो बेसिकली इनको यहाँ लाया गया है सो दैट ये आराम से ग्रेस कर सकें और जो इनका जो लॉस हो रहा था इनकी पॉपुलेशन में वो कम हो सके। तो बेसिकली ये कहना है कि राजस्थान से एक भी स्पॉटेड डियर को हम कूनो नेशनल पार्क, कूनो पालपुर नेशनल पार्क तो नहीं लाए हैं। जो राजस्थान से मध्य प्रदेश लाए गए हैं स्पॉटेड डियर्स उनके पीछे का कारण ये है कि पहला तो उनको एक्सेस ऑफ फूड एंड वाटर मिल सके, अवेलेबिलिटी हो सके, और दूसरा कारण ये है कि ये जब वहां पे रहते थे राजस्थान में बहुत ज्यादा सरप्लस में हो गए तो इसके कारण जो लोग आसपास खेत वगैरह करते थे या फार्मिंग वगैरह करते थे उनकी क्रॉप्स को लॉसेज हो रहे थे, ये लोग क्रॉप्स पे ग्रेस कर ले रहे थे, ठीक है, यानी कि क्रॉप्स के ऊपर चर रहे थे, ठीक है, तो खा ले रहे थे क्रॉप्स को। तो इसीलिए भी इनको यहाँ पे लाया गया सो दैट यहाँ पे थोड़ा सा जो बर्डन है राजस्थान के ऊपर कम किया जा सके। ओके, ये था पूरा आर्टिकल। नाउ देखो ये चीतल के बारे में कुछ चीजें। चीतल को स्पॉटेड डियर भी कहते हैं, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न में है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट जो है 9 कैटेगरीज में डिवाइड करती है सभी स्पीशीज को, इसमें से लीस्ट कंसर्न में है आईयूसीएन में चीतल, और स्टेट एनिमल है ये तेलंगाना का। इंडिया में चीतल जो है काफी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हिमालय से लेकर साउथ तक ये काफी अच्छे से एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, नेक्स्ट इशू है इन द 22 ईयर ओल्ड डेथ फोकस ऑन ईरान हिजाब लॉ इट्स कुर्दिश प्रॉब्लम। तो देखो ये पूरा मामला क्या है, ये कल की वैसे आर्टिकल है, कल का आर्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लड़की का फोटो देख रहे हो, ठीक है, यहाँ अमीनी नाम था एक लड़की का। ये कुर्दिस्तान वाला रीजन जो है, कुर्दिश जो रीजन है, कुर्दिश रीजन जो है ईरान का, वहां से ये लड़की बिलोंग करती है, ठीक है। यहाँ पे आई थी ये लड़की और यहाँ पे ईरान में एक मोरालिटी पुलिस चलती है, ठीक है। तो बेसिकली देखो मुद्दा क्या हुआ, 22 ईयर ओल्ड ये लड़की थी, ठीक है, कुर्दिश वुमेन थी ये, महासा आमीनी ये नाम इसका, ओके, और इन्हें डिटेन कर लिया गया था ईरान की मोरालिटी पुलिस के द्वारा। अभी मोरालिटी पुलिस का क्या कंसेप्ट है, मोरालिटी पुलिस बेसिकली एक ऐसी पुलिस है यहाँ पे जो ये ध्यान रख रही है कि सिटीजन स्पेशली विमेन अपनी मोरालिटी में है कि नहीं है। और यहाँ पे मोरालिटी की क्या डेफिनेशन है, मोरालिटी की ये डेफिनेशन है कि आपने अपने सिर पे हिजाब पहना हुआ है या नहीं पहना हुआ है। ओके, तो यहाँ पे इस बेसिस पे कि ये जो लड़की है 22 साल की, इन्होंने अपने सिर पर हिजाब नहीं पहना हुआ था, अपने सिर को ढका हुआ नहीं था, यहाँ की मोरालिटी पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया, और इसी कस्टडी में ही इनकी यहाँ पे इनकी डेथ हो गई, इस लड़की की डेथ हो गई, ठीक है। तो क्योंकि इन्होंने हिजाब प्रॉपर्ली नहीं पहना था तो ये मोरालिटी पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया और ये कहा कि ये जो आपने हिजाब ढंग से नहीं पहना ये एक पनिशेबल ऑफेंस है ईरान में। सोच रहे हो इन व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वी आर लिविंग, हम 21वीं सदी में हैं और यहाँ पे मोरालिटी पुलिस करके भी आजकल कुछ नया यहाँ पे सिस्टम चल रहा है ईरान में। ओके, ऑलराइट, अब देखो डिटेंशन एंड डेथ की बात यहाँ पे की गई है कि आमीनी जो है उन्हें डिटेन किया गया था बैड हिजाब के लिए, यानी कि इन्होंने ढंग से हिजाब नहीं पहना था, और ईरान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है इन्होंने इसे अरेस्ट किया इस लड़की को, और इस लड़की की यहाँ पे डेथ हो गई इनकी कस्टडी में। ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बोला कि इसकी हार्ट अटैक से डेथ हुई है, लेकिन इनकी फैमिली वाले ये क्लेम करते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आमिनी को पहले कोई यहाँ पे हेल्थ इश्यूज नहीं थे, प्रॉब्लम्स नहीं थी। इनका मानना यह है कि फैमिली वालों का मानना यह है कि इन्हें इतना मारा पीटा गया, इतना टॉर्चर किया गया कस्टडी में कि इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो इसी के पूरा इस मामले का ही पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है कि विमेन को इतना क्यों दबाया जा रहा है, ठीक है। तो विमेन अपनी वीडियोस पोस्ट कर रही हैं। अब कई सारी विमेन सड़कों पर उतर चुकी हैं बिना हिजाब पहने, कई सारी विमेन ने अपने जो बाल हैं वो मुंडवा लिए हैं, काट लिए हैं, एक प्रोटेस्ट के फॉर्म में कि यू कैन नॉट सप्रेस विमेन ओनली बेस्ड अपॉन द जेंडर थिंग। ओके, तो ये बिल्कुल गलत है।
ऑलराइट। तो ईरान का हिजाब लॉ जो है ये एक मैंडेटरी लॉ है 1981 का, जो ये कहता है कि विमेन अगर पब्लिक में बिना हिजाब के आती हैं तो दैट इज अ क्राइम। ओके। और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यहाँ पे एक ऑर्डर एनफोर्स किया था, ऑर्डर पास किया था कि यहाँ पे ये हिजाब लॉ एनफोर्स हो। ओके। और यहाँ पे इसी के बाद से ये जो अमीनी वाला किस्सा हुआ है उसी के बाद से विमेन यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट कर रही हैं। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जिस रीजन से ये आती है कुर्दिश, जो ये कुर्दिश नागरिक हैं, तो यहाँ पे ये जो कुर्दिश ग्रुप्स हैं वो ये क्लेम करते हैं, ईरान के एक प्रोविंस से आती है ये कुर्दिस्तान प्रोविंस, वेस्टर्न कुर्दिस्तान प्रोविंस से। यहाँ के लोग ये क्लेम करते हैं कि इनके ऊपर काफी सारा एट्रोसिटीज होती हैं। 11% ईरान की पॉपुलेशन जो है वो इस रीजन से आती है, कुर्द है, ठीक है। और ये एक्यूजेशन लगता है कि इन्हें बार बार ऑप्रेस किया जाता है। ओके। तो ये पूरा आर्टिकल था ईरान के बारे में, कुर्दिस्तान और ये जो वेस्टर्न कुर्दिस्तान है, क्या पूरा लॉ है हिजाब लॉ, इसके बारे में। ओके। जरा ईरान का मैप भी देख लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक साइड पे अफगानिस्तान से बॉर्डर लगती है, दूसरी साइड से पाकिस्तान से बॉर्डर लगती है। इसके अलावा यहाँ ऊपर देखो तुर्कमेनिस्तान है, इसके अलावा यहाँ देखो अजरबैजान है, फिर यहाँ पे टर्की है, ठीक है। कुछ हिस्सा इसका अर्मेनिया से भी लगता है, ठीक है। ये देख रहे हो छोटी सी बॉर्डर अर्मेनिया से भी लग रही है। ओके। और इसके साथ यहाँ पे इराक के साथ बॉर्डर लग रही है। ओके। अब देखो ऊपर है कैस्पियन सी और नीचे है पर्शियन गल्फ। ये कैस्पियन सी के साथ यहाँ पे पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ की यहाँ पे जो छोटा सा स्ट्रेट देख रहे हो इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ओके। और दूसरी बात यहाँ पे देखो ये जो पोर्ट है ये है बंदर अब्बास। ओके। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, जैसे ईरान की यहाँ पे देखो बख्तरन। ओके। इसके अलावा यहाँ पे देखो बिरजंड, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज यहाँ पे हैं, जहेदान। ओके। ये इंपॉर्टेंट सिटीज है ना। इसमें एक और चीज समझना कि यहाँ पे ये दो माउंटेन रेंजेस आती हैं, एक है जागरोज माउंटेन रेंजेस, ठीक है, जो साउथ की तरफ आती है, और एक है एल्बरूज माउंटेन रेंजेस। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। और तेहरान इसका कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्बरूज और जागरोस माउंटेन रेंजेस है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ और कैस्पियन सी की लोकेशन आपको याद रखनी है। ऑलराइट। आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट इशू है हमारा सीबीआईज अनईजी हिस्ट्री। तो देखो कुल मिला के बात क्या हुई है, बात ये हुई है कि सीबीआई जो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, इन्हें इनके लिए जो पहले एक टर्म सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया था वो टर्म फिर से चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सालों पहले जब यूपीए की गवर्नमेंट हुआ करती थी तब सीबीआई के लिए एक वर्ड, एक फ्रेज यूज किया था। फ्रेज था केज्ड पैरट, ठीक है, केज्ड पैरट हु वर्क्स ऑन द डायरेक्शंस ऑफ इट्स मास्टर, ये कहा गया था, ठीक है, सीबीआई के बारे में। बेसिकली सीबीआई की ऑटोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन खड़े किए गए थे। ये कहा गया था कि सीबीआई जो है जैसा गवर्नमेंट कहती है, जैसा रूलिंग पार्टी कहती है वैसा सीबीआई करती है, और अल्टीमेटली सीबीआई एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है अपोजिशन को सप्रेस करने का, ठीक है। तो ये चीज पहले भी कही थी सुप्रीम कोर्ट ने और अब ये चीज फिर से यहाँ पे आ रही है चर्चा में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको पहले भी केज्ड पैरट कहा था और यहाँ पे इसकी क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी के ऊपर, ऑटोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन खड़े किए गए थे, इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन खड़े किए गए थे। तो यहाँ पे सीबीआई की पूरी क्या इजी अनईजिंग हिस्ट्री है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखो सीबीआई के बारे में कुछ चीजें बता दूं। सीबीआई जो है ये एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी है। ये आती है अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, और ये जो मिनिस्ट्री है अल्टीमेटली आती है अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ओके। तो सीबीआई अल्टीमेटली पीएमओ के अंतर्गत आएगी। और इसके अलावा जो सीबीआई है वो कुछ और ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेट करती है जो कि होता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत। जब सीबीआई इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत इन्वेस्टिगेट करती है उस टाइम पे ये सीवीसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंतर्गत। और इनफैक्ट एक बॉडी है इंटरपोल, ठीक है, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है इंटरपोल। इंटरपोल को इंटरनेशनल पुलिस भी कहा जाता है। तो ये इंटरनेशनल पुलिस का एक नेटवर्क है इंटरपोल, और इसमें इंडिया से जो नोडल एजेंसी है वो सीबीआई है। ओके। ये माना जाता है कि सीबीआई एक बहुत ही बढ़िया बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और लगभग 65 to 70% कन्विक्शन रेट निकलता है सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में। ओके। अच्छा, इसके अलावा कुछ चैलेंजेस हैं सीबीआई के साथ जुड़े हुए। पहला चैलेंज ये है कि होम मिनिस्ट्री पे डिपेंड करती है सीबीआई। क्यों डिपेंड करती है होम मिनिस्ट्री पे? क्योंकि यहाँ पे स्टाफिंग जो है, आईपीएस ऑफिसर्स वगैरह की जो स्टाफिंग है, कौन कौन सीबीआई में आएगा, वो होम मिनिस्ट्री ही डिसाइड करती है। ओके। दूसरी चीज ये कि लॉ मिनिस्ट्री के ऊपर भी इसकी डिपेंडेंस है, ठीक है, क्योंकि
क्योंकि लॉयर्स वगैरह की जरूरत होती है, तो यहाँ पे फंक्शनल ऑटोनॉमी नहीं हो पाती क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री भी इसको मैनिपुलेट कर सकती है। इसके अलावा सीबीआई जो है आईपीएस ऑफिसर्स रन करते हैं डेपुटेशन पे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास ये एबिलिटी होती है कि गवर्नमेंट इन सीनियर ऑफिसर्स को मैनिपुलेट करे और इनको ये लालच दे कि तुम्हें देखो रिटायरमेंट के बाद या ये डिप्यूटेशन के बाद हम अच्छी पोजीशन देंगे, अच्छा पोस्ट देंगे, ये पोजीशन दे देंगे, वो पोजीशन दे देंगे। इस तरह से मैनिपुलेशन हो सकता है और गवर्नमेंट इसकी ऑटोनॉमी, सीबीआई की ऑटोनॉमी को कर्व कर सकती है, अपने इशारों पर सीबीआई को नचा सकती है। देन देखो स्टेट गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर भी डिपेंडेंस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो जो पुलिस वाला जो मैटर है, पुलिस वाला जो सब्जेक्ट है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर भी यहाँ पे डिपेंडेंस होती है सीबीआई की, कि अगर यहाँ पे कोई भी सीबीआई को किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई केस या स्टेट के अंदर कोई केस इन्वेस्टिगेट करना है, तो उसे यहाँ पे भले ही चाहे फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का केस हो, लेकिन फिर भी उसे स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये देखो पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, ओके, और जो सीबीआई काम करती है वो करती है अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसीलिए सीबीआई एक पुलिस एजेंसी बन जाती है। और इसीलिए अगर सीबीआई को स्टेट के अंतर्गत काम करना है तो उसे स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। ये अपने आप में कम्बरसम प्रोसेस है और एक तरह से यहाँ पे बहुत ज्यादा फेडरलिज्म का टसल देखने को मिलता है, ठीक है, सेंटर वर्सेस स्टेट का टसल देखने को मिलता है, पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है सीबीआई का हर मुद्दे पे, ओके। तो ये कुछ मेजर चैलेंजेस हैं। अब देखो, अब हम आते हैं वापस से हमारे आर्टिकल के ऊपर। 2013 में ये बताया जाता है कि कई सारे करप्शन स्कैंडल्स खुल रहे थे, ऐसे में सीबीआई के ऊपर, यहाँ पे सीबीआई जो था वो यहाँ पे काम कर रहा था, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सीबीआई क्या कर रहा है, सीबीआई एक केज पैरट बन के रह गया है जो अपने मास्टर की वॉइस पे काम करता है, ठीक है। तो सीबीआई की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, सीबीआई की ऑटोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन खड़े किए गए थे। अभी देखो एपेक्स कोर्ट ने कई बार सीबीआई को फटकार लगाई है कि आपकी जो फंक्शनिंग है ना वो ऑटोनॉमस नहीं है। तो क्रेडिबिलिटी के ऊपर कई सारे डाउट्स खड़े किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रंजन गोगोई जी हैं, जो फॉर्मर सीजीआई रही हैं, उन्होंने भी कहा था कि सीबीआई जो है ये पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस को काफी उठाती है, ठीक है। और इन्होंने फिर देखो जैसे ही यहाँ पे एक एलिगेशन ये लगता है, अब देखो कितनी सच्चाई हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ऑथर बोलते हैं एलिगेशन ये लगता है कि सीजीआई रंजन गोगोई ने सीबीआई के ऊपर क्वेश्चन खड़ा किया, इसके बाद ही यहाँ पे इन्हें गवर्नमेंट पॉलिटिक्स के बारे में इन्होंने कहा और ये सब चीजें कही। और इसी के कुछ टाइम बाद जब ये रिटायर हुए तो जस्टिस रंजन गोगोई को यहाँ पे राज्यसभा की सीट नॉमिनेटेड मेंबर के फॉर्म में राज्यसभा की एक सीट के लिए ऑफर किया गया और राज्यसभा के अभी मेंबर हैं ये, ठीक है। तो जैसे इन्होंने अपना जो सीबीआई के ऊपर जो तंज कसना है वो कम किया है, इनको ये नॉमिनेटेड सीट मिली, ऐसे भी एलिगेशन लगते हैं, ओके। ये कह रहा है ये पैराग्राफ, ओके। अच्छा, इसके अलावा जो स्ट्रगल्स हैं, स्ट्रगल्स किस तरह के देखने को मिलते हैं, तो ये कहा जाता है कि ये जो है एलाइड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है सीबीआई, ओके। ईडी भी एलाइड जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, यहाँ पे गवर्नमेंट का लेकिन काफी कंट्रोल है, ठीक है। एक यहाँ पे एक इससे रिलेटेड केस है 1997 का विनीत नारायण जजमेंट, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है जो इससे डील करता है। तो यहाँ पे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ने टेन्योर फिक्स कर दिया था सीबीआई डायरेक्टर का 2 साल के लिए, और यहाँ पे सीवीसी जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसको भी यहाँ पे स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया कि यहाँ पे ऑटोनॉमी कुछ मिले, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे ईडी का डायरेक्टर जो है वो कौन सिलेक्ट करेगा उसके बारे में भी काफी एक्सटेंसिव चीजें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। लोकपाल एक्ट भी आया, लोकपाल एक्ट ने यहाँ पे ये भी बोला कि सीबीआई डायरेक्टर को कैसे क्या चुनना है, मेजोरिटी वोट के थ्रू चुनना है, सर्च कमेटी यहाँ पे चुनेगी, ये सारी बातें हुई, ठीक है। तो अल्टीमेटली ऑटोनॉमी यहाँ पे लाने की कोशिश चल रही थी। इन सबके बाद भी जो विनीत नारायण है, विनीत नारायण बेसिकली एक जर्नलिस्ट है जो कंटिन्यूसली ये प्रयास में लगे हुए हैं कि किस तरह से ईडी और सीबीआई जो है ये ऑटोनॉमस हो पाएंगे, किस तरह से इनके ऊपर जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो कम हो पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने ये कहा था कि ये सारी जो चीजें हो रही है इसके बाद भी जो सीबीआई है इसकी क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे करके डायल्यूट ही हो रही है, चाहे वो सीवीसी हो, सीबीआई हो या ईडी हो, ओके। तो अभी जो है स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स भी हैं, जैसे कि अगर कोई एमएलए को आपको प्रोसिक्यूट करना है, स्टेट मिनिस्टर को करना है, एमपी को करना है, तो सीबीआई को स्पीकर जो है उस स्टेट असेंबली का हो या लोकसभा का हो, राज्यसभा का चेयरमैन हो, जो भी हो, उसकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, और ये अपने आप में कम्बरसम प्रोसीजर है, ठीक है। और इसके अलावा जो सारी सैंक्शनिंग अथॉरिटीज हैं उन्हें यहाँ पे स्पीकर से या फिर जो भी यहाँ पे चेयरमैन है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अपने जैसे मान लो कि ये लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो भी स्पीकर है, ठीक है, वो जो होगा वो रूलिंग पार्टी से होगा। तो जो स्पीकर है वो अगर उन्हीं की रूलिंग पार्टी से ही किसी एमपी को यहाँ पे
इन्वेस्टिगेट करना है, एमपी के लिए एमपी को इन्वेस्टिगेट करना है सीबीआई को, तो स्पीकर यहाँ पे हो सकता है कि परमिशन देने में देरी करे। लेकिन वहीं अपोजिशन का कोई एमपी है और उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहता है सीबीआई, तो स्पीकर फटाफट से यहाँ पे परमिशन दे देगा। तो एक बायस यहाँ पे आ जाता है। राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे भी यहाँ पे माना जा रहा था कि एक सिंगल डायरेक्टिव की बात हुई। ओके, यहाँ पे बोला गया, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का, इसने बोला कि यहाँ पे इसके अंतर्गत सीबीआई को पावर दी गई थी। ओके, और यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो हैं, चाहे फिर वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के हों या ऊपर के हों, उनके लिए अगर आपको उनको इन्वेस्टिगेट करना है तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, एक ही डायरेक्टिव होगा और यहाँ पे उनसे परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। ओके, और इसके बाद एजेंसी के पास आज के समय में भी कोई फ्रीडम नहीं है किसी को भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ओके, अभी कई सारी गवर्नमेंट्स आई हैं, कई सारे रिटायर हुए हैं सीबीआई के डायरेक्टर्स, कई सारे नए डायरेक्टर्स आए हैं, लेकिन अल्टीमेटली आज भी यहाँ पे कोई बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट हम देखते हैं कि कई सारे सीबीआई डायरेक्टर्स जो रिटायर हुए हैं उसके बाद उन्हें कई सारी अच्छी अच्छी पोजीशन ऑफर की गई हैं। जैसे एक सीबीआई डायरेक्टर थे, उन्हें नागालैंड का गवर्नर बनाया गया आफ्टर रिटायरमेंट। ओके, एक सीबीआई डायरेक्टर थे जिनको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स के फॉर्म में यहाँ पे नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा इशू है कि यहाँ पे ऑटोनॉमी नहीं आ पा रही। ओके, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा आप एक्सटेंसिवली पढ़िएगा, और सीबीआई आज जरा लक्ष्मीकांत उठाइए और सीबीआई के बारे में थोड़ा एक्सटेंसिवली पढ़ो। मुझे बताना कि सीबीआई क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टेचुटरी बॉडी है, कैसी बॉडी है, बताओ मुझे। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। तो नेक्स्ट इशू हमारा आता है एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट कोटा फॉर दलित मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, स्टोरी सो फार। तो देखो, सेंटर जो है वो इसके ऊपर डिसाइड करने वाली है कि एक नेशनल कमीशन बनाई जाए जो कि सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस जो है दलित्स का, उनके बारे में पता लगाए, और स्पेशली उन दलित्स का जो कन्वर्ट हुए हैं, जो पहले हिंदूज थे और इन्होंने बाद में कन्वर्ट किया मुस्लिम्स में या फिर क्रिश्चियंस में, ऐसे जो दलित्स हैं इनके बारे में एक कमीशन बनाई जाए इनकी स्टेटस को समझने के लिए। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंटिन्यूसली ये बात कर रही है कि क्या इन्हें अलग से रिजर्वेशन देना चाहिए, क्या इसकी स्थिति है, इन सब के बारे में। तो यहाँ पे दलित्स जो है, Why don't Dalits who convert to Christianity and Islam get quota benefits? क्यों नहीं मिलता इनको कोटा बेनिफिट, जरा समझते हैं। तो जब ओरिजिनली ये एससी आया था ना, एससी का जो रिजर्वेशन आया था, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन आया था, तब ये माना जा रहा था कि ये उन लोगों को मिलेगा, उन कम्युनिटीज को मिलेगा जो हिस्टोरिकली कुछ ऐसी चीजें देख रही थी, हिस्टोरिकली बैकवर्ड है या हिस्टोरिकली अनटचेबिलिटी का शिकार है। और मोस्टली ये माना जा रहा था कि ये जो अनटचेबिलिटी वगैरह वाली चीजें हैं वो हिंदूज के कास्ट सिस्टम के कारण आई है। तो जो हिंदू कास्ट थी उन्हें ही इसके अंतर्गत रखा गया शुरुआत में। तो आर्टिकल 341 जो आया, इसमें प्रेसिडेंट ने बोला कि जो भी कास्ट हो, रेस हो, ट्राइब्स हो, या कोई भी पर्टिकुलर कास्ट हो या ट्राइब्स हो, जैसे भी हो, इनको शेड्यूल कास्ट में रखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पहला ऑर्डर जो आया था 1950 में आया, उस टाइम पे सिर्फ हिंदूज जो थे वो इसके अंतर्गत आते थे। धीरे धीरे सिख कम्युनिटी के भी दलित आने लगे इसके अंतर्गत। ओके, उसके बाद बुद्धिस्ट कम्युनिटी के भी दलित आने लगे इसके अंतर्गत। तो यहाँ पे अल्टीमेटली एक ऑर्डर आया गवर्नमेंट की साइड से कि कोई भी पर्सन जो हिंदू है, सिख है या बुद्धिस्ट है, इनके अलावा कोई अगर आप रिलीजन से हो तो आपको यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का स्टेटस नहीं मिलेगा। ओके, इसके अलावा हिंदू, सिख एंड बुद्धिस्ट के अलावा। तो यहाँ पे रिलीजन बेस्ड बार जो है, क्या वो एसटीज और ओबीसीज पे भी लगता है? तो देखो, यहाँ पे एसटी, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट पे यहाँ पे ये हिंदूज का जो बार है कि सिर्फ हिंदू रिलीजन से ही एसटी या एससी होंगे, एसटी या ओबीसी होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, हिंदूज के अलावा मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस में भी हो सकती है, लेकिन शेड्यूल कास्ट जो है ये अभी मेजरली हिंदूज तक ही सीमित है। ठीक है, तो ऐसा कोई बार एसटी और ओबीसी के ऊपर नहीं है। ओके, तो जो राइट्स हैं शेड्यूल ट्राइब के वो इंडिपेंडेंट है रिलीजियस फेथ से। ओके, और यहाँ पे एक मंडल कमीशन रिपोर्ट भी आई थी, इन्होंने भी कहा था कि कई सारी क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटीज हैं जिन्हें ओबीसी लिस्ट के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। ओके, तो व्हाट एफर्ट्स हैव बीन मेड टू इंक्लूड मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस इनटू एससीज? तो क्या ऐसे एफर्ट्स हैं? तो देखो, 1990 में एक प्राइवेट मेंबर बिल आई थी ऐसा करने के लिए, लेकिन फिर आगे बात बढ़ नहीं पाई। 1996 में फिर एक बिल आई, यहाँ पे भी बात नहीं बढ़ पाई आगे। तो आगे जाके दो पैनल्स बनाए गए। एक तो था नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जो रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनाई गई। ठीक है, 2004 में। इसके अलावा एक और कमेटी बनी थी जिसका नाम था राजेंद्र सच्चर। ओके, 2005 की कमेटी थी। तो सच्चर कमेटी रिपोर्ट आप लोगों ने सुनी भी होगी, जो मेनली बात करता है कि जो दलित मुस्लिम एंड दलित क्रिश्चियन हैं उनकी बात करते हैं कि इनकी सिचुएशन जो है बड़ी खराब है।
ठीक है। रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने ये बताया 2007 में कि यहाँ पे जो एससी टाइटल है, जो शेड्यूल कास्ट का टाइटल है, वो यहाँ पे रिलीजन से लिंक नहीं करना चाहिए, हमको इससे डीलिंक कर देना चाहिए। और जो शेड्यूल कास्ट अभी सिर्फ हिंदूज में है, इसे हमको मुस्लिम और क्रिश्चियंस में भी लाना चाहिए। ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट तो नहीं हुई, लेकिन इस डाटा के ऊपर बात जरूर हुई थी, ठीक है। अभी देखो, एक बड़े सोशोलॉजिस्ट हैं सतीश देशपांडे, ये कहते हैं कि जो दलित हैं मुस्लिम एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी में, इनकी स्टेटस जो है ना, इनका जो हालत है बड़ी खराब है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी जो है वो भी यहाँ पे ये मानती है कि यहाँ पे इनका रिलायबल, इनके पास डाटा नहीं, सफिशिएंट डाटा नहीं है ये चीज को प्रूव करने के लिए। अब इसके पहले देखो, व्हाट व्यू डिड बीजेपी टेक बिफोर इट केम टू पावर। इससे पहले जब बीजेपी पावर में आई तो उन्होंने क्या सोचा, इन्होंने ये समझा कि बीजेपी का जो नेशनल एग्जीक्यूटिव था, इन्होंने माना कि देखो रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस को, क्योंकि यहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं है मेजरली, ठीक है, हिंदूज में ही कास्ट सिस्टम है। तो एक पक्ष ये भी कह रहा था कि अगर यहाँ पे भी हम शेड्यूल कास्ट वाला फिनोमिना लेकर आएंगे तो यहाँ पे भी इन रिलीजन में भी क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स में भी हो सकता है कि कास्ट सिस्टम प्रिवेल करने लग जाए और रिलीजन जो है डिवाइड होने लग जाए। तो यहाँ पे रंगनाथ मिश्रा कमेटी तो यही कहती है कि सुप्रीम कोर्ट को इनको भी रिजर्वेशन देना चाहिए, जो दलित क्रिश्चियन एंड दलित मुस्लिम है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, पोजीशनिंग इंडिया इन अ कियोटिक वर्ल्ड। तो देखो, ये जो है आज का एडिटोरियल है, और एडिटोरियल है अबाउट इंडिया फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी ऐसे है कि शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग हुई, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, इसके अलावा क्वाड की मीटिंग हुई है। और ये सारी मीटिंग्स अभी इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और ग्लोबल ऑर्डर हमारा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ओके, ऐसे में डिवाइडेड जो नेचर है वर्ल्ड का, उसमें हम किस तरफ जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना जो है ये एफर्ट्स कर रहा है रशिया के क्लोज जाने का, ठीक है, और ऐसे में ग्लोबल डिसरप्शन हमको देखने को मिल रहा है। इसके इंडिया और रशिया की जो रिलेशनशिप है उस पर भी कुछ असर पड़ सकता है। तो इंडिया की जो प्रेजेंस है वो अलग अलग ब्लॉक्स में कैसी है वो जरूरी है, ठीक है। तो इंडिया ने बोला है क्लियरली कि हम तो दोनों ब्लॉक्स का हिस्सा है, हम किसी को भी एंटेगोनाइज नहीं करना चाहते, किसी के साथ भी हॉस्टिलिटी नहीं रखना चाहते। तो हम नॉन अलाइनमेंट की तरफ तो है, लेकिन नॉन अलाइनमेंट हमारा नए वर्जन का है, जहां पे हम इंडिपेंडेंट कोर्स रखना चाहते हैं इवन विद द राइवल ब्लॉक्स। ओके, तो इंडिया का जो ये नया वर्जन है नॉन अलाइनमेंट का, अब देखो कुछ लोग इसे न्यू वर्जन ऑफ नॉन अलाइनमेंट कहते हैं, कुछ लोग इसे मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं, तो डिपेंड करता है ये इंटरप्रिटेशन के ऊपर, ठीक है। तो अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने तो कोई नहीं कहा है कि हमारी ये पॉलिसी है वो पॉलिसी है, ठीक है। पहले हमारी गवर्नमेंट कहती थी कि हम नॉन अलाइनमेंट की तरफ है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये गवर्नमेंट का कोई स्टेक नहीं है इसके ऊपर। ओके, तो यहाँ पे जैसे रशिया की बात करें तो रशिया में इंडिया ने क्लियरली बोला है कि देखो भाई, डिप्लोमेसी के थ्रू, डेमोक्रेसी के थ्रू सॉल्व कर लो, क्यों वॉर कर रहे हो, ये समय वॉर का थोड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया जो है अपना पोस्चर सही तरीके से बनाना चाहता है, इक्वी डिस्टेंस क्रिएट करना चाहता है रशिया से भी और जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनसे भी। तो हमारा जो नॉन अलाइनमेंट ऑफ पास्ट है वो सक्सीड नहीं हुआ, लेकिन हमारा अब का जो नॉन अलाइनमेंट है जिसमें हम मल्टीपल एंगेजमेंट्स कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर, ये हो सकता है कि हमारा सक्सेसफुल हो अगर हम कुछ इसमें चेंजेस कर लेते हैं तो। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या क्या करना है हमें। अभी हम क्वाड के साथ यहाँ पे कर रहे हैं एंगेज, एससीओ के साथ एंगेज कर रहे हैं, इसमें कई सारे पॉलिटिकल कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं, लेकिन इनको हम अपने एडवांटेज की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे ऊपर यूएस भी बार बार चमकाता रहता है कि भैया इंडिया तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, ईरान के साथ हमको ट्रेड नहीं करने देता। अब ईरान के साथ हमने बहुत कुछ खोया है अगर हम इंडिया ईरान के साथ ट्रेड नहीं कर पा रहे, चबाहर खोया है, अफगानिस्तान खोया है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब ऐसी हो गई है कि अब हम बातें बड़ी बड़ी जरूर करते हैं, हम बात जरूर करते हैं कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट वगैरह, लेकिन हम कहीं ना कहीं पैसिव हो गए हैं। हम अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को एक तरह से तुष्टीकरण करना चाहते हैं इनका, ठीक है, इनको बस समझाना बुझाना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं। जैसे कि हम यूएन में जाते हैं, हम बोलते नहीं है रशिया के अगेंस्ट कुछ, तो हम अब्सटेन कर लेते हैं, ठीक है, यूक्रेन के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं हम, तो इससे क्या कोई फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। टेंशन क्या कम हो रही है? नहीं हो रही है। यूएस तो हमारे ऊपर वैसे ही प्रेशर बना के बैठा है। अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, कहीं यहाँ पे हमारी कोई टेंशन कम हुई है? पाकिस्तान के ऊपर कोई टेंशन कम हुई है हमारी? नहीं हुई है, ठीक है। तो हम जो बातचीत करते हैं, हर बार हम टेररिज्म की बात करते हैं, इससे हमारी डोमेस्टिक जनता जरूर खुश हो सकती है कि देखो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में एक्टिवली कुछ हो नहीं रहा, डिफरेंस ज्यादा क्रिएट हो नहीं रहा। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को हमको रीफैशन करने की जरूरत है और यहाँ पे ओल्ड एंड न्यू सिचुएशंस को मिला के देखने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो ये बिलीफ है ना कि हमें फॉरेन पॉलिसी को ऐसा बनाना है वैसा बनाना है, इसको जरा ऐसा करना है कि एक्टिवली कुछ यहाँ पे डिफरेंस हमें दिखे, ठीक है। तो चाइना जैसे है, चाइना अभी हमारी नियर टर्म प्रॉब्लम है,
ओके और यहाँ पे अभी जो चाइना है इसके साथ ऐसा नहीं कि हम कभी ठीक नहीं कर सकते अपने रिलेशन, हमें रिलेशंस को ठीक करने की तरफ भी बढ़ना चाहिए आगे। तो अल्टीमेटली बात यही है कि अभी जो है ना, अभी हम काफी ऐसे यूटोपियन स्टेज में चल रहे हैं कि हाँ भाई सब सही चल रहा है, सब अंडर कंट्रोल है, लेकिन एक्चुअल में हमें फॉरेन पॉलिसी में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। ओके, तो ये पूरा आर्टिकल था। और इसके अलावा देखो ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें एक और चीज है कि न्यूक्लियर डायमेंशन। अभी देखो हम दो न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में है, न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच में, एक पाकिस्तान है एक चाइना है। इंडिया के पास भी है न्यूक्लियर पावर, लेकिन इंडिया बोलता है हम तो नो फर्स्ट यूज समझते हैं, सही मानते हैं। लेकिन देखो अभी एक इशू ये भी चल रहा है कि हो सकता है रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रही है, इसमें रशिया यूक्रेन वॉर में न्यूक्लियर यूज अगर हो गया तो यहाँ पे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। और ऐसे में यहाँ पे हम डिसएडवांटेज पे हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें प्रिडिक्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस कॉन्सिक्वेंसेस दोनों को समझ के चलना पड़ेगा आगे। ओके, तो हमें आगे की चीजें तो देखनी है, हमें स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी कम करनी है, चाइना के साथ भी इंगेजमेंट थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ेगा हमको। ओके, तो ओवरऑल ये पूरा इशू है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। देखो ये कल का आपका क्वेश्चन था, ये था अबाउट द फ्रीडम फाइटर्स। ओके, तो गदर पार्टी से कौन फ्रीडम फाइटर है जो बिलोंग करता है? इसका आंसर है ओनली 3। ठीक है, डी इसका सही आंसर है। यहाँ पे सिर्फ राज बिहारी बोस जो है वो इससे बिलोंग करते थे। जोगेश चंद्र चैटर्जी जो है, आप लोगों ने पढ़ा होगा अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति से बिलोंग करते थे जोगेश चंद्र चैटर्जी। ओके, तो यहाँ पे ये इसका आंसर था। कल का क्वेश्चन ये था एनसीआरबी की रिपोर्ट के ऊपर। ठीक है, मैंने सभी के यहाँ पे रिव्यूज दे दिए थे कल, जिन लोगों ने भी इसका आंसर भेजा था, तो आई होप आपको क्लियर है। आज का क्वेश्चन ये है, the CBI is often cited as an example of rising politicization of public institution. In this context, identify the issues associated with CBI's functioning. What steps can be taken to address these issues? Okay, तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको लिखना है इन 250 वर्ड्स। ओके, 250 वर्ड्स में लिखो। और देखो ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए मैं अभी रिव्यू कर रही हूँ, है ना। अभी मान लो ये कि 7 डेज मैक्सिमम, 7 to 10 डेज के लिए मैं इनको रिव्यू करने वाली हूँ आपके आंसर्स को। तो जितना हो सके उनको लिखो। ठीक है, उसके बाद शायद मैं आप लोगों के आंसर्स रिव्यू ना कर पाऊँ। ठीक है, जितना अभी टाइम दे पा रही हूँ उतना ना दे पाऊँ, तो अभी फुल ऑन इसका यूज करो। ठीक है, इस टाइम का यूज करो। अगर मैं आप लोगों के आंसर्स रिव्यू कर सकती हूँ ना, तो इसको जरा यूज करो, आंसर्स लिखो। ओके ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो आज के लिए इतना ही था। अगर लेक्चर अच्छा लगा लाइक जरूर करना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।